In today's class we are going to proceed with our next paper. भाई जो फर्स्ट पेपर था जो सीबीएसई का आपने क्या था वो सैंपल पेपर 1 था, सैंपल पेपर 2 है। हालांकि इसका कोड जो है उसका ध्यान रखना 01 है। जो सीबीएसई की सैंपल पेपर सीरीज आई है अभी, ये उसका फर्स्ट पेपर है। जो बोर्ड वाला आया था वो आप कर चुके, ठीक है। लेकिन आप मेन हेडिंग में आप रखोगे सैंपल पेपर 2। मेन हेडिंग में क्या रखोगे? सैंपल पेपर 2, क्योंकि ओवरऑल ये हमारा सेकंड पेपर है। और फिर उसमें कोड लिखोगे 01, ठीक है। तो 5 सेक्शन है, सेम वही चीज है, उस चीज पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का, वी हैव टू इंटीग्रेट रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। देखो अगर मैं इसके कंसेप्ट की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो अगर मैं यहाँ पर 9 कॉमन लेता हूँ, 9 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा डी। स्क्वायर रूट से 9 बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। ये क्या हो जाएगा आपका? 3। तो ये हो गया 3। 1/9 को आप क्या लिखोगे? 1/3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका? इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। किसके इक्वल होता था? x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस। इन प्लेस ऑफ ए को किससे रिप्लेस करना है आपको? इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट 1/3, x आपका एज इट इज रहेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो कुछ इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हुई होगी। ये आपने कॉमन ले लिया 3, ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपने यहाँ पर पुट किया होगा ये आइडेंटिटी को। जब आपने पुट किया होगा तो जो आपका आंसर आया होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हो गया आपका ए, देखो x/2 हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर क्या है आपका? 1/9 बाय 2, तो 2/1 हो जाएगा। रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या होगा? 1/9 इंटू 1/2, तो 1/18 होगा। साइन इनवर्स x बाय ए आपका 1/3 है, रेसिप्रोकेट होके ये क्या हो जाएगा आपका? 3x। ये क्लियर हो गया। अब देखो जैसे आप 3 को अंदर लेके जाओगे तो 3 इंटू x/2, ये क्या हो जाएगा? 3x, 3 सॉरी मैं 3 से कैंसिल कर रहा हूँ। 3 इंटू x/2 क्या हो जाएगा? 3x/2। ये आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर आप जब इस 3 को 1/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 1/18, तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। साइन इनवर्स 1/3 को रेसिप्रोकेट करके क्या आ जाएगा? 3x प्लस 6। ये क्लियर हो गया। तो फाइनल आंसर देखो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 9। ये हो गया 1 माइनस 9x स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। और ये हो गया आपका 3x/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा। रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 1/6 साइन इनवर्स 3x प्लस c। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी आएगा। किस किस का ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। आपको दो लाइंस की बात है। दिस इज वन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन, एंड दिस इज अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्लियर है? ठीक है। आपको कहा जा रहा है जो लाइन इन दोनों लाइंस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जो लाइन इन दोनों ही लाइंस के परपेंडिकुलर होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ। पहली चीज आप ये समझो कि जो लाइन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी वो इनके पैरेलल वेक्टर्स के क्या होगी? वो इनके पैरेलल वेक्टर्स के क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहां से पैरेलल वेक्टर्स की इक्वेशन निकालता हूं, बी वेक्टर होता था, इसके लिए हो गया b1, तो क्या होगा वो? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ये क्लियर? और अगर मैं यहां से पैरेलल वेक्टर की इक्वेशन निकालता हूं, लेट दैट बी b2 वेक्टर, वो क्या हो जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है,
वो जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो अगर एक वेक्टर आपको फाइंड करना जो दो के परपेंडिकुलर है तो कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, डॉट या क्रॉस? क्रॉस। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको बी वेक्टर फाइंड करना है, मान लो वो इक्वल होगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। पहले बताओ कहानी क्लियर हुई? जो वेक्टर मुझे फाइंड करना है वो इन दोनों के, वो क्रॉस प्रोडक्ट यही तो होता है। उस वेक्टर को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर, जो दोनों ही वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे, देखो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है। मैंने क्या कहा, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द पैरेलल वेक्टर बोथ लाइंस। तो आप दोनों लाइंस के आपने क्या निकाले, पैरेलल वेक्टर। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियोस क्या है, 2 -3 1। और ये जो सेकंड लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोस क्या है, 1 2 -2। ये क्लियर हो गया? तो जब आप इसकी हेल्प से अपने पैरेलल वेक्टर लिखोगे तो देखो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा, 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और जो वेक्टर मुझे फाइंड करना वो इन दोनों ही वेक्टर का क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेट दैट वेक्टर बी बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्रॉस वेक्टर कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, कोफिशिएंट क्या है, 2 -3 1, 2 -3 1। ये क्लियर? 1 2 -2, 1 2 -2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे बट वी विल हैव आई कैप, इसको हाइड करो तो -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 6 और -2। ये क्लियर है? फिर क्या होता है, डायमंड एलिमेंट। तो जे आपका डायमंड एलिमेंट है तो नेगेटिव में होगा, इसको हाइड करो, 2 इंटू -2 क्या होगा, -4, और ये हो जाएगा -1। प्लस में क्या होगा, के कैप, प्लस में क्या होगा आपका, के कैप। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका, 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। नाउ 6 -2 व्हाट, 4i कैप, माइनस माइनस +5j कैप, और प्लस में क्या हो जाएगा, 7k कैप। आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट है यही तो डायरेक्शन रेशियोज है, 4 5 7। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे आपके, 4 5 7। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आई थिंक ऑप्शन ए। ये आ रहा था? क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करो फॉर विच द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑब्ट्यूज। भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब कॉस की वैल्यू नेगेटिव। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो लेस देन 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, भाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था आपका, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही होता था ना आपका। इसी समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर यही चीज नेगेटिव होगी तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही आएगी ना, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी। तो आपने कहा ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा अगर ये ऑब्ट्यूज है तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 होगा। फिर कहा जा रहा है एंड एंगल बिटवीन, एंड एंगल बिटवीन एंड एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड जेड एक्सिस इज एक्यूट, ये एक्यूट है, एंड लेस देन π/6, लेस देन π/6। अब इसको ध्यान से समझो। पहले तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो देखो क्या आएगा आपका। अगर आप यहां से डॉट प्रोडक्ट निकालते हो व्हाट यू विल हैव, देखो 2 इंटू 7 क्या आएगा, 14। ठीक है, 14x² क्या आएगा, 14x²। और ये 4x - 2 कितना हो जाएगा, -8x होगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, x इंटू 1 + x होगा या नहीं होगा। ये आपका लेस देन 0 आना चाहिए। ये समझ में आ रही है बात? तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको, 14x² - 8x + x विल बी लेस देन 0।
विल बी लेस देन 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात, ठीक है। तो ए डॉट बी मेरा क्या आ गया, 14x² माइनस 8x प्लस एक्स लेस देन 0। ये क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो माइनस 8x प्लस एक्स क्या आएगा, -7x। तो 14x² माइनस 7x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यस और नो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा। यहां से अगर मैं देखो अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन लेता हूँ, अगर मैं 7 कॉमन लेता हूँ या 7x कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 लेस देन 0। 7 को यहाँ से डिवाइड कर दो तो क्या रह गया, x 2x माइनस 1 लेस देन 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया। आगे आपको ये कहा गया है, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड z एक्सिस। z एक्सिस का मतलब क्या है, x एक्सिस i कैप, y एक्सिस j कैप, z एक्सिस k कैप। तो वेक्टर p, ये आपका वेक्टर p, वेक्टर p और k कैप z एक्सिस, ये कितना एक्यूट है, एक्यूट है और लेस देन π/6 है। एक्यूट है और लेस देन क्या है आपका π/6। ये समझ में आ रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि वेक्टर बी और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो एक एक्यूट है, और ये वेक्टर बी की आपकी वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वेक्टर बी और जेड एक्सिस का मतलब क्या, के क्या, ये एक्यूट है लेस देन π/6। एक्यूट है और लेस देन क्या है आपका π/6। तो इसका मतलब ये हुआ, एंगल का मतलब क्या, cos थीटा। एक्यूट है तो 0 से तो बड़ा होगा भाई, एक्यूट का मतलब 0 90 के बीच में। लेकिन उसने कहा कि 90 नहीं है, π/6 से छोटा है। इसका मतलब ये जो मेरा एंगल है जो इन दोनों के बीच में बन रहा है वो 0 से तो बड़ा है क्योंकि एक्यूट है, बट π/6 से, बाय दिस कंडीशन cos π/6 से छोटा हो। तो हमें आ रहा है 0 से बड़ा होगा cos थीटा, और cos π/6 से क्या होगा, छोटा होगा। cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसका मतलब जो मेरा एंगल है वो 0 और √3/2 के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं cos थीटा निकालता हूँ तो देखो क्या होगा, एंगल किस किस के बीच में है, वेक्टर p और k कैप के बीच में है ना। तो cos थीटा क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p और मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप तो आपको पता 1 ही होगा, यूनिट वेक्टर है। ये समझ में आ रहा है। ये हम निकाल लेते हैं। जब आप इसको निकालोगे, जब आप इसको निकालोगे तो देखो इसमें सिर्फ के कैप वाला ही तो कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बाकी तो 0 ही हो जाएंगे। तो एक्स ही तो आएगा न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स। और जहां तक इसके मैग्नीट्यूड की बात है तो वो भी देख लो, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 53 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो। ये क्या हो गया 53 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आपको ये वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको देखो दो पार्ट में डिवाइड करके देखो, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपका ये क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये ब्लू वाले पार्ट पे फोकस करो, ब्लू वाले पार्ट पर। ये वाला पार्ट आपको ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है आपकी वो 0 से बड़ी है। इसके हिसाब से जाओ तो एक्स की वैल्यू फिर 0 से बड़ी है। अगर ये 0 से बड़ा है तो एक्स तो है 0 से बड़ा ही हुआ ना, रूट तो आपको पता पॉजिटिव ही होगा। तो एक कंक्लूजन तो ये आ गया आपके पास कि भैया इसके हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी। समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूँ, ग्रीन वाला जो पार्ट है इसके हिसाब से चलता हूँ, तो यहाँ पर देखो आप ये कह रहे हो कि x/√53 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन √3/2। यस और नो। ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। 2x आपका लेस देन हो जाएगा, देखो ये भी आपको पता है ना, √a इंटू √b को आप लिख सकते हो √3b। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद इन द सेम रूट 3 इंटू 53 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे आप तो देखो 3 इंटू रूट हट जाएगा, 3 इंटू 53 क्या हो जाएगा 159, और प्लस में क्या हो जाएगा 3x। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या रिजल्ट देगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 159। यस और नो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई √159। अब दोनों को जोड़ो, यहां से रिजल्ट आपको क्या मिला था, यहां से रिजल्ट आपको मिला कि x जो है वो 0 से बड़ा है, और यहां से रिजल्ट आपको मिला कि x जो है √159 से छोटा है।
तो आप ये कह रहे हो कि भैया एक्स जो है 0 रूट 159 पर बिलोंग कर रहा है, 0 और 159 के बीच में एक्स की वैल्यू लाई कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, 0 से बड़ा रूट 159 से छोटा और ओपन इंटरवल, इक्वल तो है नहीं, तो ओपन इंटरवल लगाया मैंने। यहाँ तक समझ में आया सारा क्वेश्चन। अब आपके पास दो ही क्वेश्चन बनी ना, एक ऊपर जो बनाई थी आपने जिसमें क्या कहा गया था ऑब्ट्यूज, एक यहाँ से ये क्वेश्चन बन गई। अब दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे कॉमन रीजन क्या है, वो आपका आंसर समझ आ रहा है। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी, ये थी ना। इसके हिसाब से मैं चाहूं तो देखो, एक्स आप कह रहे हो 0 से छोटा है, तो देखो बेसिकली अगर आप इसको रखूं मैं, तो यहाँ पर एक्स किसके बीच में, या तो एक्स जो हो गया 0 से छोटा है, ये एक्स 1/2 से छोटा है, यही कह रहे हो ना। मतलब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू अगर आप देखो कि भाई नेगेटिव आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। आपने कहा एक्स विद इन ब्रैकेट 2x - 1 इज लेस देन 0, यही कह रहे हो ना, यही कह रहे हो आप, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन, तो आपने कहा भैया यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू यहाँ भी क्या है, देखो 0 से छोटा, ये 0 है, यहाँ पर इसका मतलब ये, यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना, एक्स 0 से छोटा या एक्स 1/2 से छोटा, यही कह रहे हो ना, ठीक है। तो आपने यहाँ इंटरवल बना लिए 0, 1/2 और इसके आपने कहा एक्स की वैल्यू 0 से छोटा, एक्स की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, या एक्स की वैल्यू जो है वो किससे छोटी है 1/2 से, तो या तो यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे, यस और नो, ये क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब आप ये समझ के चलो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालू तो आप यही कहोगे ना x = 0 और 2x - 1 = 0, तो x = 0 और x = 1/2, क्रिटिकल पॉइंट तो ऐसे निकालते हो, लेस देन इक्वल टू में तो इक्वल टू रख के, तो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला, क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या आ गए 0 और 1/2 आ गए। अब ये बताओ मुझे, ये 0 है और ये 1/2 है, 0 से पीछे मान लो मैंने एक वैल्यू रखी माइनस, अब यहाँ अगर मैं -1 रखूंगा तो ये नेगेटिव, -2 -1 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मुझे क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। अगर मैं 1/2 के आगे जाता हूं, मैंने ले लिया 1, तो 1 का मतलब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल मेरी ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, मेरा फंक्शन क्या कह रहा है कि 0 से छोटा आना चाहिए, 0 से छोटा, और 0 से छोटा वो कहाँ आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट को रखने के बाद मुझे कौन सा इंटरवल चाहिए जिसमें वो नेगेटिव है, क्योंकि ओवरऑल तो ये वैल्यू नेगेटिव है ना, 0 से छोटी है। अब यहाँ पे देखो मैंने 0 और 1/2 के बीच में वैल्यू रखी 1/4, क्या रखा 1/4, जब आप x की जगह 1/4 रखोगे, जब आप x की जगह 1/4 रखोगे तो आपकी ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, कैसे देखो 1/4 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2 × 1/4 - 1, 2 2 जा 4, हाफ -1 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इक्वेट करोगे, आपने कहा भैया x की वैल्यू 0 और इसको 0 के इक्वल रखा 1, ये आगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स को रख के आपने इंटरवल बना लिए, एक पॉइंट है आपका क्रिटिकल 0, एक पॉइंट था आपका 1/2, ये क्लियर। आपने फिर इंटरवल पे क्या किया कि मेरा फंक्शन किस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी है, तो आपने देखा कि मेरा फंक्शन 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं जाऊं, यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिला इस इक्वेशन से कि x मेरा बिलोंग कर रहा है 0 और 1/2, और जो सेकंड इक्वेशन थी वहां से क्या रिजल्ट मिला था कि x बिलोंग कर रहा है 0 और √159 को, ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं कॉमन रीजन लेता हूँ, कॉमन रीजन, तो देखो x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 1/2 इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके √159, तो कॉमन रीजन तो यही आ रहा है। बेसिकली कॉमन रीजन क्या कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है 0, यानी कि x जो है आपका 0 से तो बड़ा है बट 1/2 से क्या है, छोटा। समझ में आया, मैंने पहले कहा था ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ भी पूछना तो भैया पूछ सकते हो, क्लियर हो गया। दोनों से आपको पॉइंट निकालने हैं, उस पॉइंट को फिर आप रख के देखोगे, फिर आप चेक करोगे कॉमन पार्ट क्या है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो इसके हिसाब से अगर हम जाएं तो क्या ऑप्शन बनता है आपका, ये डी ऑप्शन। पूछना कुछ, हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर भी इजी है आपका, क्वेश्चन नंबर 4।
आपको कहा जा रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। भैया ए अगर बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैं बोलूं पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सब में पी ऑफ ए बाय बी तो निकाला हुआ, निकाल के देख लो। तो क्या होगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी होगा, नहीं होगा? तो ये किसके इक्वल है? पी ऑफ ए। तो भैया ये आना चाहिए पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी के, है ऑप्शन में कहीं? कहीं भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस। ये क्लियर है? ठीक है। ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपने चटका ही दिया होगा पूरा, बाकी इंटीग्रेशन तो इतने कर चुके हो आप लोग। देखो डी एक्स अपॉन, इसका कोफिशिएंट आपको क्या करना है? 1। 16 कॉमन ले लिया होगा, 16 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4/16, 4/16 हो गया। और ये क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर हो गया। 16 का 16 जो ये आपका था, ये हो गया आपका 1/16 में बाहर कर देता, कर दिया। डी एक्स ये कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 4 16, तो क्या लिखूं? 1/2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या बन रहा है ये? डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, राइट। तो 1/16 तो ये है, विद इन ब्रैकेट हो गया 1/a, तो 1/1/2 tan इनवर्स x बाय ए, x अपॉन 1/2 प्लस में सी होगा, नहीं होगा? इसको सॉल्व करूंगा 1/16, 1/2 को रेसिप्रोकेट करके क्या आएगा? 2, और tan इनवर्स इसको रेसिप्रोकेट करके क्या आएगा? 2x प्लस में क्या आएगा? सी। तो आपका आंसर आना चाहिए ये। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता था? जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होगा? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये ठीक है। पी ऑफ ए गिवन है 0.3, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.5, पी ऑफ ए बाय बी माइनस पी ऑफ बी बाय ए निकालना। पी ऑफ ए बाय बी के लिए आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, पी ऑफ बी बाय ए के लिए भी आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पी ऑफ ए यूनियन बी, कुछ याद आया इससे? पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता था? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, होगा या नहीं होगा? ये समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो बस इसी का यूज करना आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो कैसे इसको अप्रोच करोगे। देखो पी ऑफ ए आपका कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ 0.3, और ये आपको गिवन है। आपको कहा जा रहा है ए और बी क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये कंडीशन क्लियर, इंडिपेंडेंट है। पी ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 0.3 इंटू पी ऑफ बी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। फिर यहाँ तक ठीक है, आगे देखो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी? 0.3। पी ऑफ ए कितना है आपका? 0.3। पी ऑफ बी आपके पास नहीं है, ठीक है। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिखोगे? अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो वहां से इसकी वैल्यू यही आई थी ना, पी ऑफ ए की वैल्यू पुट करने के बाद। यहाँ आपने जब 0.3 पुट किया था तो यही आया था, तो इसकी जगह आपने लिखा 0.3 पी बी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो पी ऑफ बी अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस 0.3, तो ये आपका हो गया 0.7 पी। ये कितना हो गया आपका? 0.7 पी ओ पी। ये आपकी पूरी वैल्यू 0.7 पी ओ पी आ गई। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? 0.7 पी ओ पी हो गया क्लियर? ठीक है। अब देखो ये प्लस है, यहाँ जाके क्या होगा? माइनस। 0.5 माइनस 0.2 कर दो तो 0.2 आएगा, आएगा। तो मेरा पी ओ पी की वैल्यू आ जाएगी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो 2/7, तो आपके पास पी ओ पी आ गया 2/7। ये क्लियर?
अब देखो, जो पी ऑफ बी की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करो, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, आ जाएगा। तो जैसे आपने इसको पुट किया तो आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/7 पुट किया आपने, इसको कैंसिल करोगे डेसिमल हटाओगे 3/10, तो ये हो गया आपका 3×2 = 6, 6/70 आ गया। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना क्वेश्चन में वो देखो, आपको फाइंड करना पी ऑफ ए बाई बी माइनस पी ऑफ बी बाई, न्यूमरेटर तो सेम ही है, क्या होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो अभी आपने फाइंड किया। ठीक है, तो जब आप इसको फाइंड करोगे ये फाइंड करना, तो पी ऑफ ए बाई बी अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, पी ऑफ बी बाई ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने फाइंड किया 6/70, 6/70, पी ऑफ बी अभी आपने फाइंड किया 2/7, और ये आपको 0.3 गिवन है क्वेश्चन में, जिसको आप लिखोगे 3/10। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो ये 2/7 ये रेसिप्रोकेट होके हो जाएगा 7/2, 3/10 रेसिप्रोकेट होके हो जाएगा 10/3। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 7×10 = 70, 2×3 = 6, तो ये तो बन गया 3/10, 0 से 0 ये उड़ा दो, 3×2 = 6, ये हो गया 2/7, 3/10 - 2/7 भैया एलसीएम क्या आएगा 70, 7×3 = 21, 10×2 = 20, तो ये आ गया 1/70, तो ये आपका आंसर आएगा। किसका ठीक आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। तो ये आपका आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y, क्या बनेगा पैराबोला। अगर मैं रफली बनाऊं फिगर, तो ये बनेगा आपका पैराबोला। इसको आपको टेबल बना के बनाना है, क्योंकि एग्जैक्टली x = 4y है तो डायरेक्टली हम ओरिजिन से ले लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो जब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, जैसे कि यहाँ पर x = 4y - 2 है, y को एक बार हम 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है, y को एक बार आप 1 ले लो, तो 4 - 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट करता हूँ, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर इस लाइन पर लेता हूँ, तो देखो -2, 0 कहीं यहाँ होगा, और 2, 1 कहीं यहाँ होगा, तो लाइन कुछ ऐसी नहीं जा रही आप। अब आप आइडियली अब इसको आप ऐसे समझो कि शेडेड रीजन तो मेरा ये है। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स बनाता हूँ तो कुछ स्ट्रिप्स ऐसे बनेगी, बन रही है। तो देखो आपको जो फाइंड करना है, अभी मैं सारा आपको प्रॉपर फिगर दिखाऊंगा। जो मुझे फाइंड करना वो एरिया किसके अंडर आ रहा है, लाइन के। और जो मुझे फाइंड नहीं करना है, ये वाला पोर्शन, ये किसके अंडर आ रहा है, पैराबोला के। होगा ना, तो क्या होगा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया लाइन माइनस पैराबोला। बट यहाँ पर मेन दिक्कत क्या आ रही है आपको, कि ये पॉइंट आपको फाइंड करने पड़ेंगे दोनों, तो इन दोनों का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वेरी गुड, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बस यही करना था आपको इस क्वेश्चन में, इसमें बाकी तो कुछ था नहीं। अगर इतना आपने कर दिया फिर तो ये फिगर बनेगी ऐसे, यही बताया मैंने। फिर मैंने आपको कहा कि भैया ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना कैसे लिए, ठीक है। अब आप जो मर्जी पॉइंट लो, जैसे कि y = 1/2 ले लो, तो 1/2 लेने से क्या होगा, x 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया 0, तो 0 पे 1/2 ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर y की जगह 0 ले लिया, जो भी आपने लिया था -2 0, लाइन ऐसे जाएगी। लेकिन मेन पॉइंट है कि ये, और ये चीज मैंने कहा स्ट्रिप वाली बात वो क्लियर हो गई, कि मुझे जो फाइंड करना है वो एरिया आ किसके अंडर रहा है, लाइन के अंडर। लेकिन जो एरिया मुझे फाइंड नहीं करना है वो किसके अंडर आ रहा है, वो भैया पैराबोला के नीचे आ रहा है, ये वाला है। अब इसमें अब करना मेन इशू क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये क्लियर हो गया, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो यही है ना, x² = 4y, और सेकंड इक्वेशन है x = 4y - 2। कैन आई से दैट 4y विल बी इक्वल टू x + 2, यस और नो। अब अगर इस 4y को मैं यहाँ पुट कर दूं, सारी इक्वेशन x में कन्वर्ट, तो 4y की जगह क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, यस और नो।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को क्या लिखोगे, माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। ये क्लियर है? ठीक है, अब यहां से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी। सिंपल कैलकुलेशन है, इसे थोड़ा स्पीड से करो। एक्स की आपकी वैल्यू आई होगी -1 और एक्स की वैल्यू आई होगी 2। अच्छा यही बता रहे थे आपको, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो अगर x -1 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4y था। अब मैं x की जगह अगर -1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, -1, तो x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो 1 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर अगर आप x की जगह रखते हो 2, x की जगह क्या रखते हो 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4y, तो 2 का स्क्वायर क्या, 4, 4 से 4 कट गया, तो y की वैल्यू क्या 1, तो 2 के साथ 1 आ रहा है। तो क्या ये चीज समझ में आएगी, आपके जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं वो ये आए, ये वाला पॉइंट हो गया 2,1 और ये वाला पॉइंट आ गया -1,1/4, तो ये x माइनस आ रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो हमें जो एरिया फाइंड करना हो किसके अंडर आ रहा है, लाइन। अब आपके ऊपर आप x एक्सिस के साथ जाते हो तो आप लोगे y dx, फिर y को किस में कन्वर्ट करोगे, x, यही करते थे। तो x की लिमिट क्या है, -1 to 2, ये समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा -1 to 2, -1 to 2 y dx, लेकिन क्या लाइन, -1 to 2 y dx, लेकिन क्या पैराबोला। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो अब लाइन की जो इक्वेशन थी आपकी, जो आपकी लाइन की इक्वेशन थी वो क्या थी, x इक्वल टू 4y माइनस x इक्वल टू 4y माइनस टू। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालू इन टर्म्स ऑफ x, तो 4y इक्वल टू क्या, x प्लस टू, तो y इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 2/4। ये क्लियर हो गया? फिर आपकी दूसरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालू तो क्या होगा, x²/4। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? बस तो अब इसको सॉल्व कर दो, 1/4 दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूँ, 1/4 दोनों से आप कॉमन ले सकते हो। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा +2x, और लिमिट क्या होगी -1 to 2। ये क्लियर? 1/4 आपने कॉमन ले लिया, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ 3, और लिमिट क्या होगी -1 to 2, लिमिट क्या होगी -1 to 2। ये क्लियर है? ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4/2, प्लस 2 2 जा क्या होगा 4। ये क्लियर? माइनस लोअर लिमिट -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, और यहाँ -1 पुट करता हूँ 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आगे आपका माइनस है, 2 पुट करो अपर लिमिट, 2 का क्यूब क्या होगा 8/3, -1 का क्यूब क्या होगा -1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है दीदी, चलो अब यहां से एलसीएम लो, 2 4 जा 8 + 4 12/2, -2 + 1 -3/2, और 8 + 1 9/3। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां से ये देखो ये हो गया 6, माइनस माइनस +3/2, और -3 3 जा 9। ये पॉइंट भी क्लियर? जब आपने इसको सॉल्व किया हो, जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो यहां से आपका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 3, और 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा -6। बोलो भाई क्लियर है? ठीक है, इसको सॉल्व करके 12 + 3 15 -6 ये हो जाएगा 9/2। तो फाइनल आंसर ये आपका आना चाहिए 9/2। किसका ठीक आ रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है, तो 9/8 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक ये तो आपने बहुत इजीली ऑप्शन देख के कर दिया होगा। भैया फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, पासिंग पॉइंट को फिक्स पॉइंट कहते हैं, और वो किसकी वैल्यू होती है, वेक्टर ए की। तो वेक्टर ए क्या, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, पैरेलल टू द वेक्टर हो गया वेक्टर बी। इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो देखो कहाँ है, आई थिंक यही है, बात खत्म।
फिर आता क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अगर आपको याद आ। ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या होगा 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी क्या होगा 1। पहली चीज, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कैसे करते हैं, डायरेक्टली नहीं, स्क्वेयरिंग। वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग इस तरह से करोगे, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, ए माइनस बी और ए माइनस बी। अब वही ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, यही होगा। अब ये तो आपके यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये भी आपका 1, ये भी आपका 1। अच्छा ये भी आपको पता ना, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये बेसिकली ये क्या हो गया आपका, देखो ये हो गया आपका 1 1, और ये हो गया -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और +1, ये क्लियर। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है फटाफट बताओ, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे नहीं पता था, ऐसे देखो cos थीटा इक्वल टू क्या था, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही होता था। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा होगा, ये आपने इसकी वैल्यू दी। तो भैया कैंसिल नहीं हो रहा, 1 + 1 2 है आपका, कितना हो गया 2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ 1 - cos थीटा, अब आप ऑलरेडी 11th क्लास से पढ़ रहे हो, cos 2 थीटा क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो 1 - cos 2 थीटा आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, बट ये 2 थीटा और ये क्या है थीटा, इसको हाफ कर दो तो ये थीटा, तो इसका भी हाफ कर दो x/2, तो ये समझ में आया, इसकी जगह आएगा 2 sin स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, समझ में आ रही है बात। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका आंसर होगा। ये स्क्वायर क्या हाल है, स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 sin थीटा, यही आ रहा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0, 1, passing through 0, 1 and whose differential equation is given by dy is equal to y tan x dx, ये तो सिंपल है, सीधा सेपरेट हो रहा है, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा dy by v tan x dx, डायरेक्टली क्या कर दोगे इंटीग्रेट। तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया होगा तो देखो ये आपकी क्वेश्चन बने, ये बनी आपकी क्वेश्चन, dy by y आपको पता log y, tan x का इंटीग्रेशन क्या था log sec x, और ये भी log ये भी log, तो प्लस log c लिख सकता हूँ। log m प्लस log n क्या होता है log mn, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू c sec x, ये क्लियर हो गया। अब ये पास किससे हो रहा है, ये आपका पास हो रहा है 0, 1 से, किससे पास हो रहा है 0, 1 से, तो देखो ये पास हो रहा है 0, 1 से, तो x की जगह क्या पुट करोगे 0, तो ये हो गया sec 0, यहाँ ये हो जाएगा sec 0, और y की जगह क्या पुट करोगे 1, तो y की जगह 1, sec 0 की वैल्यू क्या 1, तो c की वैल्यू 1 आ रही है ना, ये उठा के यहाँ पे पुट करो, तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी y इक्वल टू sec। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, y इक्वल टू sec x, ठीक है।